इजरायल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उसका आज 7वां दिन है और उसको लेकर लगातार मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं जो डरा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इजरायल पर जो तमाम कंट्रीज है प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इजरायल लगातार अब जमीनी युद्ध यहां पर शुरू करने की कोशिश भी कर रहा है और इन चीजों की जो तमाम तैयारियां हैं वो अब तेज हो गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ और हमें बेहतर तरीके से समझाने के लिए दो जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल रक्षा विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर बीएन झा जुड़ रहे हैं जो विदेश मामलों के जानकार है। सबसे पहले मेरा सवाल जो है वो यहाँ झा जी से है। सर, यहाँ पर जो तमाम चीजें चल रही है फिलहाल किसका पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो बार बार ये बातें दोहरा रहे हैं कि वो पूरी तरह से जो हमास का सफाया करने में कामयाब साबित होंगे, लेकिन क्या ये वाकई हो पाएगा? निहारिका, देखिए, इसराइल एक कॉज को लेके आगे बढ़ रही है और वो कॉज है कि हमास ने जिस तरह से इस्राएली जमीन पे जाके बर्बरता दिखाई है, जिस तरह से जिहादी बर्बरता दिखाई है वहां के औरतों, बच्चों, बूढ़ों और सिविलियंस के खिलाफ, उनको एकदम बिल्कुल नृशंस तरीके से उनको मारा है, उनकी बेइज्जती की है, उनका रेप किया हुआ, रेप करके जला दिया है, बच्चों को पॉइंट ब्लैंक से गोलियों से भून दिया हुआ है। ये तो कहीं से भी वॉर नहीं लगता है, ये तो बिल्कुल बर्बरता है। और ये जो जिहादी बर्बरता है, इसको इसराइल ने सहा हुआ है। उसमें एक दो नहीं, इसमें लगभग 900 लोग उसमें मारे गए हैं या बिल्कुल क्रिटिकल स्थिति में पहुंचा दिए गए हैं और कई सौ को उन्होंने वहां से बंदी बना के अंदर में गाजा स्ट्रिप में लेके गए हैं। तो ये जो कृति है, इसको किसी भी तरह से कोई भी सॉवरेन देश माफ नहीं कर सकता है। इसराइल तो वो है जो अपने बदन पे मक्खी भी बैठने नहीं देता है। तो जो बर्बरता हमास ने की है, इसके लिए हमास को सदा देने के लिए इसराइल ने ऑलरेडी 2 चीजें की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि ये वॉर की स्थिति है और ये वॉर की स्थिति को हम वॉर जैसे समझेंगे, तो उन्होंने उसी दिन से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ग्राउंड टारगेट्स जितने भी हैं हमास के, उसको सॉफ्टनिंग करना शुरू कर दिया है। और दूसरा, उन्होंने ये कसम खा ली है कि हमास को गाजा के जमीन से एकदम मटिया मेट कर देंगे और इसके लिए उसको जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। अब पीछे में हमास के ऊपर में शय किसका था? उसके ऊपर में ताकत थी इसराइल की और फाइनेंशियल ताकत थी कतर की। ये 2 देश डायरेक्टली हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी जो एंथनी ब्लिंकन आए हुए हैं, वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और इस्लामिक देश इसमें ना कूदे। उनका जाने का कतर का भी प्रॉब्लम है, कार्यक्रम है और भी बाकी देशों में वो वहां पे घूम रहे हैं कि कोई और इस्लामिक देश इसमें हस्तक्षेप ना करे। अगर ईरान करता है तो ईरान अपने हिजबुल्लाह को एक्सपोज करेगा और वेस्ट बैंक में ईरान खुद तो नहीं जा सकेगा, अपने हिजबुल्लाह को वहां पे इंसाइट करेगा कार्य करने के लिए या एक्शन लेने के लिए, लेकिन हिजबुल्लाह वहां पे बहुत बुरी तरह से मतलब मार दी जाएगी, क्योंकि वहां पे टोटल एयर डोमिनेंस है इसराइल का। तो जब आपको एयर डोमिनेंस हो तो आपका एक जो प्रेडेटर ड्रोन है, अगर वो ऊपर में है तो वो एक ड्रोन कम से कम 10 टैंक को नष्ट-नाबूद कर देगा। तो हिजबुल्लाह किस तरह से लड़ेगा वहां पे? हाँ, अगर वो जिहादी के तरह में वो भी अपना आत्मघाती अगर अपना एक्शन दिखाए तो वो वेलकम, वो मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है वेस्ट बैंक में या गाजा में कहीं पे भी हो रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने सिविलियंस को अपने लिए एक शील्ड की तरह रख रखा है। अब आज के दिनों में आपने सुना होगा कि इसराइल ने एक मैंडेट दी है गाजा स्ट्रिप में कि नॉर्दर्न गाजा जो है वहां से सिविलियन हटके सदर्न गाजा में चले हैं, उनको 24 घंटे दिया हुआ है। लेकिन हिजबुल्लाह ने और वहां के जो क्रिटिक्स हैं, जो मुल्ले हैं वहां के, उन्होंने वहां के सिविलियंस को कहा है नहीं, तुम हमास के साथ में रहो, क्योंकि तुम ही उनको बचा पाओगे। अगर तुम में से कोई भी मरेगा तो वो अल्लाह के पास जाएगा और इससे हमास जो है वो बचेगा। तो ये जो मानसिकता है, ये जो जिहादी आइडियोलॉजी है, ये उनको खुद को तबाह कर रही है और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं।
बंसल साहब, आपने झासर की बात सुनी होगी। यहाँ पर लगातार जो बातें हो रही हैं कि यहाँ पर जो कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जा रही हैं, और अब देखिए कि यहाँ पर लेबनान की बात लगातार होने लगी है कि उस पर प्रेशर बढ़ रहा है तो वो हिजबुल्लाह को आके कर रहा है, और उसी तरह ईरान की लगातार बात हो रही है। अब ईरान जो है वो खुलकर बयान देने लगा इन तमाम चीजों को। तो आपको क्या लगता है कि ये जो वॉर है वो किस तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि शांति की तरफ बढ़ने का तो नामो निशान कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर इसी तरह ये वॉर होते रहा तो कुछ दिन बाद जो तमाम चीजें, रिसोर्सेस है वो खत्म हो जाएंगे। फिर इस लड़ाई का क्या मतलब है? क्योंकि ह्यूमन एंगल तो पूरी तरह से नष्ट होता नजर आ रहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शांति का तो कोई इसमें अभी आसार नजर नहीं आते हैं। और जैसे झा साहब ने कहा कि ईरान जो है ये डायरेक्ट नहीं आएगा हिजबुल्लाह के थ्रू, और ये लेबनान भी हिजबुल्लाह के थ्रू हैं, तो इस प्रकार की जो ये लड़ाई प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं इसका कोई समाधान नजर नहीं आता है। और जिस तरह की ये मानसिकता हमास की और हिजबुल्लाह की है, तो ये मानसिकता तो ह्यूमन शील्ड की तरह से जो लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनका अपना जो एजेंडा है, जो इनके अपने जो सोच है उसको आगे बढ़ाने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार की मानसिकता से कोई शांति का रास्ता नहीं निकलता। और जितने भी ये कंट्री हैं इसमें, चाहे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ईरान है जो 22 मुस्लिम कंट्री इन चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो इनको एक अब बार बार ये कह तो रहे हैं कि भाई अटैक बंद करो इजराइल को, लेकिन आप ये तो नहीं कुछ कह रहे हैं जो हिजबुल्लाह और हमास की जिम्मेवारी कौन ले रहा है। पहले भी जो इन्होंने अटैक किए हैं और अभी भी आगे भी जो ये अटैक करेंगे, जो एक ये बेलगाम फोर्स है जो इनका कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी का भी इनके ऊपर में, और इनको मानवता की कोई चिंता नहीं है। तो इस स्थिति में जो है ये जो देश हैं इनको ये सोचना चाहिए कि अगर बातचीत की करना है तो हिजबुल्लाह और जो हमास है इनके अपने हथियार डाल दें, और जो ईरान है या इसमें जो लेबनान है इनको समर्थन नहीं करना चाहिए। पहले ये बात आए और तब उसके बाद में कोई शांति की बात हो सकती है। इस प्रकार से जो ये इनको सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसे में कोई शांति का अंदेशा नहीं लगता। ठीक है। झा जी, लगातार यहाँ पर टर्की की बात सामने आ रही है कि वो यहाँ पर कह रहा है कि जो इजराइल है वो सभ्य देश की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। हालांकि अगर मैं देखूं तो वो सभ्य देश वाकई वो खुद ही नहीं है, लेकिन वो लगातार ये बात कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि मध्यस्थता करनी चाहिए। तो ये जो कंट्रीज आकर इस तरह की बातें कर रही हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कई ऐसी कंट्रीज है जो लगातार सजेशन दे रही हैं, लेकिन अगर अभी खुद के उन पर आ जाएगा तो वही लोग होंगे जो सबसे पहले पैर पीछे कर लेंगे। देखिए, टर्की एक बड़ी विचित्र समस्या से गुजर रहा है। टर्की नेटो में है, फिर भी नेटो में नहीं है। टर्की आजकल अपने आप को जिहाद और इस्लामिक चैंपियन देश की तरह अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहा है। वो पाकिस्तान से भी आगे बढ़ के जो इस्लामिक कॉज है उसको लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा जब अजरबैजान ने हमला किया था नागोर्नो कराबाख में, तो टर्की ने अजरबैजान को इसलिए अपने फाइटर्स भेजे थे क्योंकि वो जिहादी थे, क्योंकि वो इस्लामिस्ट थे। और जो उन्होंने अपना ड्रोन भेजा था, उनको दिया था, वो इसीलिए दिया था कि वो इस्लामिक कंट्री है। तो ये जो इस्लाम का चैंपियनशिप जो टर्की कर रहा है, ये उसको कहीं लेके नहीं जाएगा, उसको फिर से अलग थलग कर देगा आने वाले दिनों में। आप देखिएगा टर्की अलग थलग पड़ेगा इसमें। टर्की की वहां पे ग्रीस से नहीं बनती है, टर्की की नेटो से नहीं बनती है, टर्की की बाकी जो इस्लामिक देश है वो भी डायरेक्टली नहीं बनती है। वो अपने आप को महान दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बनती नहीं है। तो वहां पे टर्की जो कर रहा है वो एक एबरेशन मैं कहूंगा उसको वो है। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। जितने भी इस्लामिक देश हैं, चाहे वो प्रो यूरोपियन हो चाहे एंटी यूरोपियन हो, सबों ने हिजबुल्लाह को और हमास को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे फिजिकल या मॉरल सपोर्ट वो देना है, उसके साथ में कहीं न कहीं वो रहेंगे, क्योंकि उनको अपने इस्लाम का कॉज को सॉल्व करना है। और वो सब ये समझते हैं कि अगर कोई जिहाद कर रहा है तो वो इस्लाम का कॉज कर रहा है। वो ये नहीं हम मानते हैं, ये नहीं समझ सकते हैं कि मानवता को जिस तरह से शर्मसार किया है अभी हमास ने, इसको कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
कोई भी सभ्य देश इसको कभी भी जायज नहीं ठहरा सकता। तो इसीलिए ये चीज हर इस्लामिक देश को समझना पड़ेगा। आज के दिन में 47 इस्लामिक देश हैं, जिसमें से सिर्फ 4 या 5 जो हैं वो मॉडरेट हैं, बाकी सारे इस्लामिक देश जो हैं वो रेडिकल हैं। और ये सारे रेडिकल देश कहीं न कहीं वो हमास के साथ में या हिजबुल्लाह के साथ में या किसी और रूप में, ये या तो हमास के साथ में या हिजबुल्लाह के साथ में, या उनके पास में एक और चीज है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, वो भी वहां ऑपरेट कर रही है। इन सबों के साथ में कहीं न कहीं खड़ी होगी, चाहे आर्थिक रूप से चाहे और किसी रूप से। निहारिका। ठीक है बंसल साहब, अब ये देखिए कि भारत जो है वो पूरी तरीके से अब ये स्टेटमेंट दे चुका है कि हम इजराइल के साथ है, लेकिन वो दौर भी था जब हम फिलिस्तीन के साथ थे। अब वाजपेयी जी का भी एक बयान जो है वो लगातार सामने आ रहा है, क्योंकि बीजेपी और जो बीजेपी के नेता है वो लगातार खुल के ये बातें कर रहे हैं कि इजराइल के साथ है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियां जो खुलकर साथ नहीं दे रही है। लेकिन इस समर्थन को किस तरह देखा जाए? क्या हम ये सिर्फ जो है बयानों में समर्थन देने के लिए तैयार है, या फिर आगे मदद पड़ती है तो हम समर्थन के साथ साथ उनकी मदद भी करेंगे हथियारों से और तमाम चीजों से? ऐसा हो सकता है? देखिए, जो समर्थन होता है वो 2 प्रकार का है। एक तो विचारों का समर्थन है, एक आप हथियारों का समर्थन है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीजिएगा तो जो मुझे लगता है जो भारत है वो अभी हथियारों के साथ में किसी भी देश के साथ नहीं जाएगा, लेकिन ऑन प्रिंसिपल ये इजराइल का समर्थन है कि जो इजराइल कर रहा है वो ठीक कर रहा है। इजराइल ने जो हमला किया है वो ठीक किया है, और हमास ने जो बर्बरता की है उसको कंडम किया जा रहा है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है और जो ठीक मानसिकता के लोग हैं वो इस बात को कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टी या उसमें जो कांग्रेस पार्टी की भी जो CWC की जो उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया, लेकिन हमास को कंडम नहीं किया। तो इस चीज के लिए तो ये जो उनको ये बिल्कुल एक अपनी एक राजनीति को चलाने के लिए या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपील करने के लिए इस तरह की जो चीजें चल रही हैं वो बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह से जो हमास को या फिलिस्तीन के एक्शन को उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो जो भारत का स्टैंड है, जो मैं समझता हूं कि अभी ऐसा कोई आवश्यकता भी नहीं है तो युद्ध में कोई हथियार भेजने की या किसी प्रकार की। हालांकि हाँ, इजराइल हमारी हमेशा मदद करता रहा है। 1999 में भी हमको इजराइल ने जब हमारे ऊपर में, जब हमारे कारगिल में जब पाकिस्तान की सेना घुस आई थी, उस समय काफी हमको इंटेलिजेंस की तरफ से जो उन्होंने हमको ड्रोन दिए, वो सब कुछ उन्होंने हमारी मदद की थी। लेकिन मुझे नहीं लगता इस समय को हथियारों की उनको आवश्यकता भी है या इंडिया या भारत उसमें करेगा। पर जो वैचारिक रूप से है या जो एक सिद्धांतिक रूप से है, वो हिंदुस्तान जो भारत है वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, और इजराइल ठीक करेक्ट है, सच्चा है, उनके अंदर अच्छाई है, जबकि हमास वो पूरी तरह से एक उनकी बुराई है, बर्बरता है, जिसको किसी भी तरह से ठीक नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन बंसल जी, आपने यहाँ पर कहा कि इजराइल जो है वो ठीक कर रहा है और भारत सरकार के स्टैंड को भी आपने क्लियर किया, तो उसी पर मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। कई सारे ऐसे नेता है जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी बैलेंस का वक्त है, कि हमें बैलेंस देखना चाहिए, दोनों देशों के बीच में बैलेंस देखना चाहिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई ऐसे नेता है जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि आगे जो फिलिस्तीन का यहाँ पर रुख है उसको भी देखना चाहिए, तमाम चीजें हैं उसको भी साथ ही साथ देखना चाहिए। अगर हम इजराइल का साथ दे रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फिलिस्तीन की भी लड़ाई उतनी ही मजबूत है। देखिए, बैलेंस तो ये क्या हो सकता है? ये तो बिल्कुल एकदम बेतुकी बात है। जब कोई एक आदमी गलत है तो गलत है। अगर हमास गलत है तो उनका हम साथ या फिलिस्तीन का साथ क्यों दे सकते, कैसे दिया जा सकता है? ये तो कि उनका भी देखना चाहिए, इनका भी देखना चाहिए, ये कौन सी बात हुई? ये तो बात ये है कि जो ठीक है, जो ठीक है, जो सच्चाई है, उसके साथ ही खड़ा रहा जा सकता है। जब वो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए तो उनका साथ कैसे दिया जा सकता है? बैलेंस का तो ये जो कोई इसका रिलेवेंट है टोटली कि एक बैलेंस देखना चाहिए, ये तो सब इनकी अपनी मानसिकता है। स्वार्थ के लिए, अपीजमेंट करने के लिए या अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है, तो इसमें बैलेंस नहीं किया जा सकता। जो इंडिया है वो या भारत बिल्कुल ठीक कर रहा है, उनको इजराइल को सपोर्ट करना है। उस समय हमास को या फिलिस्तीन को सपोर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता।
बहुत सपोर्ट किया अभी तक फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन का जब अराफत थे, उनको एक प्लेन दिया हुआ था इंडिया ने, जो राजीव गांधी के टाइम में वो घूमता था उसमें, और इंडिया ने पूरी सपोर्ट देते थे उस समय अराफत की। तो जो यसर अराफत को, तो उस समय इन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने उसको करने के बाद में भी एक मानसिकता इनकी टेररिस्ट की रही और हमास पैदा कर दिया। पीएलओ का कंट्रोल हमास ने ले लिया, और हमास जो है अभी सारा वहां पर बढ़ता या आतंकवाद फैला रहा है। तो इस तरह से इनका सपोर्ट तो इस समय, या बैलेंस की तो बात ही नहीं हो सकती। बैलेंस की तो सिर्फ एक बात हो सकती है कि हमास पूरे हथियार डाल के अपना एकदम सामने आ जाए कि जी हाथ खड़े करके जी हाँ हम कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब बात हो सकती है। और जैसे मैंने कहा कि हमास को तो वो जो उनकी फितरत रही है, वो उस चीज को जब उनके मन में घुसा हुआ है कि भाई हाँ ये जिहाद करना बहुत आवश्यक है, और जो लोगों को वो परसुएड करते हैं वहां पे कि हाँ आप अल्लाह को प्यारे हो जाओगे और जो खुदा आपको हर तरह की जन्नत बख्शेगा, तो इस तरह की मानसिकता के साथ में कोई बैलेंस की बात नहीं हो सकती। झा सर, जब हमने पहले दिन बात करी थी इस युद्ध पर, तब आपने ही ये बात कही थी कि इजराइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बेहद ज्यादा सतर्क माना जाता, अच्छा माना जाता, लेकिन इसका ये सबसे बड़ा फेलियर है। और स्टेटमेंट सामने आ चुका है इजराइल की तरफ से कि वो मान रहे हैं कि रक्षा में यहां पर और चूक हो चुकी है बहुत बड़ी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फेलियर एक्सेप्ट करें, लेकिन उनके इस फेलियर एक्सेप्ट करने से जो यहां पर लोग मारे जा रहे हैं वो अब वापस नहीं आएंगे, और जो ये वॉर है अब रुकेगी नहीं, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि बहुत ही क्लोज इजराइल के बॉर्डर पर हमास ने यहां पर अपने कैंप बना रखे थे, उन तमाम चीजों को नजरअंदाज किया गया और उसके बाद ये वॉर छिड़ गई। बिल्कुल निहारिका, देखिए मैं ये जो इंटेलिजेंस वाली बात है इस पे मैं आता हूं, लेकिन इसके पहले मैं छोटा सा ऐड करना चाहता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा था कि भारत का क्या रिस्पॉन्स है, देखिए भारत आज एक ऐसी स्थिति में कि भारत में एक 26 सिरों वाला रावण पैदा हो गया है। इस 26 सिरों में चोर हैं, ठग हैं, घोटालेबाज हैं, फिरौतीबाज हैं, और इसमें जिहादी भी हैं। तो ये जिहादियों की आवाज जो भारत से आ रही है वो उसी रावण से आ रही है जिसके 26 सिर हैं, और इस रावण को कहीं न कहीं हमें जलाना पड़ेगा या काटना पड़ेगा या मारना पड़ेगा। वो आने वाले दिनों में यहाँ का पॉलिटिक्स उससे कैसे डील करता है वो देखा जाएगा। लेकिन दूसरी चीज जो है कि यहाँ से, जैसे बंसल जी ने भी कहा कि आपको ठोस थाम नहीं करना है, इसमें वो ऐसी कोई चीज नहीं है। और एक और चीज देख लीजिए, आज के दिन में लोग काफी कंफ्यूज करते हैं हमास और फिलिस्तीनी में। देखिए फिलिस्तीनी का अधिकार है एक राज्य के लिए, वो फिलिस्तीनी समस्या वो अलग है, लेकिन जो हमास ने किया है ये तो बिल्कुल बर्बरता है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि इस राक्षस का गला काटना होगा, और वही गला काटने के लिए इस्राइल आज के दिन में उसने कमर कस लिया है कि गाजा स्ट्रिप में हमास नहीं रहेगा, उसको वाइप आउट कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल पॉसिबल है, इसके लिए इस्राइल सक्षम है, और इस्राइल की जो आज के दिन में मिलिट्री कैपेबिलिटी है, जितनी उसको चाहिए मिलिट्री इसके लिए वो मौजूद है उसके पास में। अब आई बात इंटेलिजेंस फेलियर की, तो उसमें मैंने आपको उस दिन भी कहा था और आज के दिनों में इस्राइली मिलिट्री ने भी कहा था कि हाँ इसमें हमारी फेलियर हुई है, लेकिन उस फेलियर के बहुत सारे कारण हैं। देखिए निहारिका, जब कारगिल हुआ था उन दिनों में भी मिलिट्री फेलियर हुआ था। जब यहाँ पे पूर्वी लद्दाख में जब चीनी सेना आ गए थे, जब गलवान हुआ था, जब पेंगोंग एरिया में फिंगर 4 तक जब चीनी आ गए थे, वो भी इंटेलिजेंस फेलियर था। इसराइल में जो हुआ वो भी इंटेलिजेंस फेलियर था, क्योंकि ये सारी गतिविधियां इतनी कोऑर्डिनेटेड थी कि इसके लिए हमास लोगों ने काफी तैयारी की हुई, और वो तैयारी मोसाद के नजर से कैसे चूक गई, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी फेलियर है। और इसमें सिर्फ मिलिट्री फेलियर भी नहीं, इसमें सिविल फेलियर, सिविल तंत्र का जो एक पुलिस तंत्र का जो एक इंटेलिजेंस गैदरिंग होता है वो अलग होता है, मिलिट्री का इंटेलिजेंस गैदरिंग अलग होता है। ये सबों का एक कंबाइंड फेलियर था, जिसके चलते के हमास के लोग इस तरह से, चाहे वो बाढ़ काट के आ गए या धरती के रास्ते से आ गए, या उन्होंने फिर वो हवाई छलांग लगाई और मोटराइज्ड छलांग से वो अंदर में आ गए। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर था, और तो अब उसके ऊपर में मत जाइए, वो तो चली गई।
आज के दिनों में जो इंटेलिजेंस आपको चाहिए, वो इंटेलिजेंस आपको हर तरह से अवेलेबल है। आज के दिन में जो ड्रोन्स हैं, याद रखिए गाजा के ऊपर में इसराइल की टोटल एयर डोमिनेंस है, सुपरिटी भी नहीं, टोटल एयर डोमिनेंस है। तो इसीलिए अगर एक हल्का सा अगर ड्रोन भी, प्रेडेटर ड्रोन भी अगर उसके ऊपर में 10,000 फीट में या 12,000 फीट में फ्लाई करेगा, तो उसको हमास किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और वो एक अकेला ड्रोन कम से कम 30 टारगेट को एक साथ में लेके तबाह करने की हैसियत रखता है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये तो एयर की हो गई। ग्राउंड में इसराइल के पास में सफिशिएंट टैंक और जो आर्टिलरीज हैं, वो सारी चीजें उनके पास में भी, हाउसेस हैं। ये सारी चीजों के साथ में आज के दिन में जो इनिशियल 2-3 किलोमीटर थे बाढ़ से, बॉर्डर से लेके, उन्होंने वो सारे बिल्डिंग को गिराए हैं। अब वहां पे जब टैंक जाएगा, तो इस टैंक को, इस जो ग्राउंड फोर्स है, इसको हवाई इंटेलिजेंस उसी ड्रोन से मिलेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए ये लोग बिना कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग के अगर आगे बढ़े, तो इनको भी वही कीमत चुकानी पड़ेगी जो रशियंस को इन्फ्लिक्ट की गई थी यूक्रेन में। तो वो चीज ये नहीं करेंगे। आप यहाँ पे यूक्रेन जैसा वॉर नहीं देखिएगा, यहाँ पे काफी इंटेंस कॉन्सेंट्रेटेड वॉर देखिएगा, जिसमें सारी शक्ति जो इसराइल है वो अपनी लगाएगा और एक साथ लगाएगा। क्योंकि अगर न्यूट्रलाइज करना हो एनिमी को, तो इतनी क्रेडिबल फोर्स डालो कि वो वहीं पे खत्म हो जाए। तो ये सब चीजें अभी आने के दिनों में देखेंगे। उसकी विवेचना अभी हमारे साथ में बंसल जी हैं, वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम आगे में देखने वाले हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, जिसके चलते कि वो लोग अपनी हवसी प्रवृत्ति यहाँ पे इसराइल की जमीन पे करके गए हैं। बंसल सर, ये देखिए कि जो इजराइल है वो कई बार ये बात कह चुका है, और अभी जो है लगातार ये चीजें शुरू भी हो चुकी है कि जो फूड है और इन तमाम चीजों को अब रोक दिया गया है गाजा पट्टी पर जाने से। तो जो ये तमाम चीजें 12-13 दिन का ही खाना उनके पास बचा है, तो ये तो इजराइल के लिए बड़ी आसान बात है कि जो गाजा पट्टी पर यहाँ पर जो कब्जा है वो हो जाएगा। लेकिन आसपास जो लोग हैं, जो यहाँ पर मासूम है, जिनको पहले भी कहा गया, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले झा सर ने बताया कि उन लोगों को कहा गया है कि आप यहां से हट जाइए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो पूरी तरह से सैनिटाइज करेंगे। तो फिर उन लोगों का क्या होगा और किस तरह ये लड़ाई को आप देख रहे हैं, क्योंकि अब इजराइल के लिए ये तमाम चीजें रोकना बेहद ज्यादा जरूरी हो चुका है। जब इस प्रकार की लड़ाई होती हैं, जो सिविलियंस हैं, जो जनता है, उसके ऊपर तो इसका बुरा इफेक्ट पड़ता ही है। वो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उनके लिए कोई साधन नहीं बचता। लेकिन जो इजराइल के पास भी और कोई तरीका नहीं है कि उनको जो संसाधन है वो हमास के लिए काटना चाहते हैं। और इजराइल ने ये वार्निंग दी है पूरे जो गाजा के सिविल लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, कि आप यहाँ से चले जाइए। अब जाने के लिए जो रिफ्यूजी कैंप हैं, जो आसपास के कंट्रीज हैं, उनके अंदर जा सकते हैं वो। और अगर ये उनका जो सप्लाई वगैरह नहीं काटा गया, तो उसको हमास तो फिर ये अपना वहां पे सारा उनको सुविधा मिलती रहेंगी, और सुविधा मिलने के साथ साथ वो और स्ट्रांग होकर के अटैक करते रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन चीजों में एक ध्यान और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाती है कि अगर शांति की बात है, अगर हमास के मन में जरा सा भी कोई बदलाव है, तो जो उन्होंने होस्टेज रखा हुआ है 150 के करीब लोगों को, उनको सबसे पहले फ्री करना चाहिए। और वो उल्टा धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने बंद नहीं किया तो हम इनको एक एक करके मारेंगे, तड़फाएंगे और उसका वीडियो भी भेजेंगे। जब ऐसी मानसिकता उनकी हमास की है, तो ऐसे में ये क्या, लेकिन हाँ, ये बड़े दुख की बात है। ये बहुत एक विकट समस्या है। जो सिविलियन पॉपुलेशन, ये सब जगह होता है। आपने देखा जब यूक्रेन की लड़ाई हुई, तो वहां पे जो 4-5 लाख लोग जो माइग्रेट हो गए, बाहर चले गए, वहां पे भी यही हुआ है। जो वहां बहुत सारे पावर प्लांट खत्म हो गए हैं, बिजली की संकट है, गैस का संकट है, सारी जो समस्याएं हैं ये हुई हैं। तो जहां भी जिस स्थिति में या जिस रीजन के अंदर में एक युद्ध होता है, तो जो उसकी जगह की पॉपुलेशन को एक कठिनाई का और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो लोग फियर में जीते हैं और किसी तरह की सुख सुविधाएं उनके लिए नहीं होती है। एक अनफॉर्चुनेट है, इसमें कुछ मेरे ख्याल से बड़ा ही एक समस्या है। और इस समस्या को खत्म करने के लिए जो एक युद्ध के नियम हैं, उनका पालन यूएनओ ने
कहा है या जो यूएन में भी कहा हुआ है कि हाँ भाई सिविलियन को नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत तो हमास ने किया। उन्होंने जो है हाँ लड़ाई या जो इजराइल पर अटैक किया, तो इजराइल के मिलिट्री ठिकानों पर अटैक नहीं किया, जनता के ऊपर अटैक किया। ठीक है तो उन्होंने, आप जी ये देखिए आपके इजराइल इस चीज को कैसे, जब उनकी जनता के लिए उन पे अटैक कर दिया गया, वो अपना त्योहार मना रहे थे, उनको जो इजराइल की जो लोग हैं उनको होस्टेज किया हुआ है, तो अब वो इस चीज के लिए कैसे सोच सकते हैं कि भाई हमको जो मानवता कहाँ रह गई मन में, वो रह ही नहीं जाएगी। वो तो दोनों तरफ से होता है। अगर हमास ने इस चीज को सोचा होता तो तब कुछ ये सोचा जा सकता था, लेकिन ये जो पैलेस्टाइन या फिलिस्तीनी लोग हैं, इन्होंने हमास को पहले से ही देखना चाहिए था, हमास को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। अभी तक देखते हुए हमास को इनको ही खुद बाहर निकाल देना चाहिए था। जब इनको हर बार जब हमास इस तरह की हरकत करता है तो गाजा पट्टी के ऊपर में अटैक होते हैं। ये आप 2000 में देख लीजिए, 2021 में देख लीजिए, 2014 में देख लीजिए कि जब भी हमास की तरफ से कोई अटैक होते हैं तो गाजा पट्टी पर अटैक किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो फिलिस्तीन लोग हैं, गाजा की रहने वाली जनता है, उनको कष्ट होता है, और इस कष्ट को देखते हुए ये जो जनता को उनका साथ नहीं देना चाहिए हमास का, और यही एक तरीका है। लेकिन जितना भी हो सकता है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, या जो रेड क्रॉस हैं, जो ह्यूमन एजेंसीज हैं, वो जितना कोशिश कर रही हैं वो हो सकता है। और ये भी एक जगह कई बार ये दिखाया गया है कि जो इजराइल के जो जवान हैं, उन्होंने फिलिस्तीन के जो कुछ लोगों को इंजर हुए थे उनको खुद हॉस्पिटल में ले गए थे। ऐसी बात नहीं है कि इजराइल के जो आर्मी है या जो उनकी आर्म फोर्सेस है वो किसी तरह के सिविलियन पर अत्याचार कर रही हैं, लेकिन जब हमास जो है वो ढाल बना रहा है फिलिस्तीन को, तो जैसे झा साहब ने भी कहा कि उनको आगे कर देते हैं, तो इसमें अब क्या किया जा सकता। जी ठीक है। बंसल जी, यहाँ पर जाने माने पत्रकार है पाकिस्तान के हामिर मीर, आपने उनका नाम जरूर सुना होगा। स्टेटमेंट उनका एक सामने आया है, वो मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ कि उसके बाद इस पर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया कि सवाल ये है कि भारत हमास के हमले को लेकर इजराइल का इतना समर्थन क्यों कर रहा है। इसलिए क्योंकि हमास के हमले ने IMEC को लेकर भारत के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में तमाम जो चीजें हैं वो चेंज हो जाएगी। तो जो इस कॉरिडोर की बात हो रही थी, जिसको लेकर भारत और अमेरिका में बेहद ज्यादा उत्साह नजर आ रहा था, उसको लेकर अब कहा है कि इस कॉरिडोर पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आगे जो ये पूरा प्लान था उसमें यही था कि इजराइल जो है वो बहुत अहम हिस्सा इसका बनने वाला है। लेकिन अब जो तमाम चीजें फिलहाल चल रही हैं, उसके बाद इस कॉरिडोर पर हमला जो ये है यहाँ पर मंसूबे, उस पर यहाँ पर असर जो है वो पड़ेगा। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कॉरिडोर पर असर बाद की बात है, और जो भारत है वो मानवता को ज्यादा वरीयता देता है बजाय किसी मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए। कॉरिडोर को तो सभी को फायदा है, उस कॉरिडोर का जो कंट्री है उनको फायदा होगा, तो इसलिए कॉरिडोर की बात की बाद में आती है। जो इस समय मानवता है वो सब सर्वोपरि है, तो इसलिए भारत ने मानवता को चुना बजाय कॉरिडोर को भी। उसमें इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो जो कंट्री है सभी को फायदा होने वाला है। तो उस पर कोई जो पाकिस्तान का जो ये पत्रकार है उनका कोई औचित्य नहीं है ऐसी चीज उठाने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि इसमें ये फायदा नुकसान नहीं देखना है, इसमें तो ये देखना है कि मानवता के ऊपर में किसी तरह का जो संकट आया हुआ है, उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो जनता के ऊपर अत्याचार हुए हैं, तो उसको तो भारत ने बिल्कुल सही समर्थन किया है। और उस चीज का हम इतना ये सेल्फिश इंटरेस्ट ध्यान में रख के नहीं करते हैं, मानवता को देखते हुए करते हैं। मैं तो ये इसके बारे में यही कहूंगा। ठीक है झा सर, आप इस पर कुछ कहेंगे? क्योंकि जो ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके बारे में लगातार बात हो रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो चाइना का BRI है उसका काट ये देखा जा रहा था। तो इसको लेकर अब कहा कि भारत जो है वो इस कॉरिडोर को देख रहा है और इसीलिए उस पर ग्रहण लगता दिख रहा है। जो जानकार है वो भी इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे कि क्या भारत का कोई ऐसा जो है मोटिव हो सकता है इन तमाम चीजों को लेकर? देखिए, इस कॉरिडोर को जो थोड़ा बहुत साबिता, मतलब जो आप ये समझिएगा कि जो भी ये कॉरिडोर है, इसमें सिर्फ भारत का ही फायदा नहीं है। जो और कंट्री हैं, ये सऊदी अरबिया है या जॉर्डन है या जहां से भी होके जाएगा और कनेक्ट होएगा, तो उसको सबको इसका फायदा होगा। तो इसके बारे में सिर्फ भारत का फायदा नहीं है। और आज की तारीख में सब जो इकोनॉमी को प्रेफरेंस देते हैं, जब इकोनॉमी की बात आती है, जो डेवलपमेंट की बात आती है, तो उसको ऊपर ध्यान में रखा जाएगा। जो
वार हैं, जो मिलिट्री एक्शन है, वो सेकंड स्टेज पे जो समझदार कंट्री हैं जिनको अपनी इकोनॉमी की चिंता है, तो इसमें कभी बाधा नहीं डालेंगे और मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई कॉरिडोर पर इसका फर्क पड़ेगा या असर आएगा इसका। ठीक है। यहाँ पर आपने जो यहाँ पर बंसल जी तमाम बातें की और जानकारियां दी, और साथ ही ये बात स्पष्ट है कि यहाँ पर जो तमाम चीजें हो रही है, चाहे वॉर हो या फिर जो झगड़ा हो, उसमें ह्यूमन एंगल भी देखना साथ ही जरूरी है। और जो फिलहाल चीजें हो रही है, जो भारत के स्टैंड पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भारत ने यहाँ पर जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि हम हमेशा से आतंक के खिलाफ रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।